बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। क्लासिकल रियलिज्म supposedly emphasizes ह्यूमन नेचर कि इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, वो ह्यूमन नेचर है। वाइल न्यू रियलिस्ट, अब ये कैनेथ वार्ड्स आ गया। अब ये न्यू रियलिस्ट को एक ही बंदे का मैंने नाम लिखा है ताकि हम परेशानी ना हो, तो वरना तो एक से ज्यादा भी लोग हैं, थोड़े थोड़े उससे मिलते जुलते। लोकेट्स कॉजेशन इन द अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। इसने काज, उसने ह्यूमन नेचर को काज कहा, इसने काज सिर्फ इतना कहा कि जो इंटरनेशनल अनार्किक सिस्टम है वो काज बनता है। मॉर्गेंथियो फॉर्मुलेटेड पॉलिसी पॉलिटिकल क्लासिकल रियलिज्म। तो मॉर्गेंथियो क्लासिकल रियलिज्म वाज सक्सीडेड बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ न्यू रियलिज्म केनेथ वार्ड्स। ये हमने रिपीट ही किया बात। बोथ मॉर्गेंथियो द वार्ड्स see the international arena as a competitive and hostile stage where power is the main currency। मानते दोनों हैं, दोनों रियलिस्ट हैं, लेकिन उसका काजिंग एजेंट डिफरेंट है। वो ह्यूमन नेचर को कहता है, तो ये वार्ड्स कहता है कि ये इंटरनेशनल अनार्किक सिस्टम है या अनार्की कह दे। तो दैट इज व्हाई द कांसेप्ट ऑफ पावर इज एट द हार्ट ऑफ देयर एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो दोनों रियलिस्ट हो गए, ओके। और आगे फिर थोड़ी सी वजाहत कर। फॉर मॉर्गेंथियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ पावर इज द आर्म्ड फोर्सेस, बट इवन मोर सिग्निफिकेंट इज द ह्यूमन नेचर। अब मैं चीज को मुख्तलिफ अंदाज से एक जगह कन्वर्ज करता जा रहा हूं कि आर्म्ड फोर्सेस और ह्यूमन नेचर, अब दो चीजें आ गई। क्योंकि है तो ह्यूमन नेचर कि मैंने दूसरे पर कब्जा करना है, लेकिन फिर उसने कहा करना कैसे है, आर्म फोर्सेस से करना है ना, फिर वो आर्म फोर्सेस बनाता है। तो लिहाजा फिर दो चीजें इकट्ठी हो गई इस थ्योरी में। नेशंस कैरेक्टर, मोरल एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, ये उसने सेकेंडरी चीजें बात की। तो वेयर एज वर्ल्ड्स एस्टिमेशन ऑफ पावर इंक्लूड यहाँ का साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, रिसोर्स एम्पावरमेंट, एंडोमेंट, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। तो ये चीजें वार्ड्स ने कहा कि ये भी पावर है, अकेली आर्म्ड फोर्सेज ही नहीं है, अकेली आर्म्ड फोर्सेज नहीं है। जिस तरह जापान की मिसाल है कि जापान के पास कोई आर्म्ड फोर्सेज तो है नहीं, लेकिन जापान एक बड़ी पावर है, लेकिन उसने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के से और पॉपुलेशन के साथ खुद को स्टेबल किया। एंड द वार टेक्स प्लेस इन एन अनार्किक सिचुएशन, ऐसे वार्ड्स ने कहा। तो वार्ड कंटेंट्स द अनार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम इनएविटेबली लीड्स टू द लॉजिक ऑफ सेल्फ हेल्प एंड पावर पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल चीजें रिपीट हमने की हैं। इसी तरह वार्ड्स को साथ ही मैंने न्यू रियलिज्म को और थोड़ा सा डिस्कस कर लिया इस स्लाइड में। तो वार्ड्स के मुताबिक न्यू रियलिज्म, और इसका एक और नाम है स्ट्रक्चर रियलिज्म। जिस तरह उधर के साथ क्लासिकल का लफ्ज आया, ये स्ट्रक्चर रियलिज्म, इसलिए कि कभी कोई बंदा कोई इस्तेमाल करेगा, बट दैट इज बेसिकली न्यू रियलिज्म इज a theory of international relations that emphasizes the role of power politics in an international relation, sees competition and conflicts as enduring features and sees limited potential for cooperation। एक बात है, इसने कोऑपरेशन का नाम लिया है जरा कि उसमें है लिमिटेड पोटेंशियल, कि पोटेंशियल है बट लिमिटेड है। तो लेकिन मॉर्गेंथियो या जो मैकियावेली वो कोऑपरेशन की बात नहीं करता, यानी ये दूसरों को साथ मिलाकर पावर में इजाफे की थोड़ा सा टच इसमें आता है। This theory operates in an anarchic state of international system. The anarchic state of the international system means that states cannot be certain on other states' intentions and their security, thus prompting them to engage in power politics. So it was first coined by Watts in his 1979 book, The Theory of International Relations। ये न्यू रियलिज्म जो है ये उसका ऑथर है वाट्स। अब आ जाता है जी, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल इज द मेन एम ऑफ स्टेट्स। अब हमने जो बात अब तक की है रियलिज्म में, वो ये की है, रियलिज्म में सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल इज द मेन एम ऑफ द स्टेट। दिस ड्राइविंग फोर्स ऑफ सर्वाइवल इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर टू इंक्रीज देयर रिलेटिव पावर थ्रू मिलिट्री बिल्डअप। तो सारे जो ममालिक है वो मिलिट्री बिल्डअप करते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए, ओके। बिकॉज स्टेट्स कैन नेवर बी सर्टन ऑफ अदर स्टेट्स। किस इस अनार्किकल सिस्टम में, अब देखें बीच में वर्ड्स को भी ध्यान में रखें, तो सारी दुनिया में जंगल का कानून है, तो हमें पता नहीं दूसरे स्टेट के नजरियात हमारे बारे में क्या है। तो ये देखें, बिकॉज स्टेट्स कैन नेवर बी सर्टन ऑफ अदर स्टेट्स फ्यूचर इंटेंशन
There is a lack of trust between states which require them to be a guard against relative loss of power which could enable other states to threaten their survival. This lack of trust based on uncertainty is called the security dilemma. ये जो मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, सिक्योरिटी डायलेमा ये है कि जब हम देखते हैं कि दूसरी स्टेट का कोई पता नहीं कि हमारे बारे में कितने गलत नजरियात रखती है और हमें तैयारी रखनी चाहिए, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। अब फिर वो दो तरह की हमारी फिर पॉलिसी बनती हैं। अगर तो कोई ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो वो ऑफेंसिव रियलिज्म में चला जाता है कि मैं दुनिया में असर्टिव होने के लिए भी ज़्यादा ताकत होगी, मेरी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी, मिलिट्री पावर होगी, तो मैं कई मामलात में बारगेनिंग में मुझे पाई का ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा, लॉयन शेयर मिल जाएगा। तो लेकिन जो छोटी स्टेट होती हैं वो फिर डिफेंसिव रियलिज्म में जाती हैं कि हम इतनी पावर इकट्ठी कर लें कि हमें ना कोई अटैक ना कर सके। अब आ जाती प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स या मैनिफेस्टेशन। ये थ्योरी दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड सीरिया वाज नॉट लाइक्ड बाय इजराइल, the USA and Saudi Arabia, which ultimately resulted in the toppling move of Bashar al-Assad regime. रशिया और सीरिया के तल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग थे। रशिया की नेवल बेस है सीरिया में। ये चीज पसंद नहीं आई, अमेरिका को नहीं पसंद आई, सऊदी अरेबिया को नहीं आई, इजराइल को भी नहीं आई। तो सिमिलरली चाइना's violation of intellectual property rights and claiming its sovereignty over uninhabited coral reefs and other islands of the South China Sea could be categorized under the same theory. China is assertive in the South China Sea. वो जितने भी आइलैंड है वो कहता है अनब्लॉक सारे मेरे हैं। अब उसमें कुछ कहते हैं फिलीपींस ये मेरे हैं, वियतनाम कहता है मेरे हैं, एक आइलैंड तो चंद एक है वो, उसमें जापान भी कह रहा है, कुछ मलेशिया भी कह रहा है, दारुसलाम ब्रुनाई भी कर रहा है। तो वो अब चाइना बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्ट्रेंथ वो कह रहा है, ये अगर आप हिस्ट्री देखें तो ऑल दीज बिलोंग टू मी। लफ्ज चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि चाइना इज वेरी मच असर्टिव इन साउथ चाइना सी, और वो ज्यों ज्यों ताकत पकड़ता जा रहा है वो असर्टिव होता जा रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज मैनेज्ड ए कू इन प्रो रशियन यूक्रेन इन 2014। अब जब देखें वेस्टर्न कंट्री जब इकट्ठे हो गए नेटो फोर्सेस, ये यूक्रेन जो है, क्योंकि यूक्रेन में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रो यूरोप थी और वो यूरोप में शामिल होना चाहती थी, लेकिन ऑलमोस्ट जो यूं कह लें कि 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो रशियन स्पीकिंग थी और वो रशिया के साथ। फिर चेंज ऑफ रिजीम वेस्ट ने की, वहां से मसला शुरू हुआ, चूंकि वो जो गवर्नमेंट थी वो प्रो रशिया थी यानुकोविच की। तो उसके बाद यूक्रेन में आप देख रहे हैं मसला शुरू हो गया, लेकिन ये सारा का सारा एक रियलिस्ट अप्रोच थी। इसी तरह आपने देखा कदाफी की मिसाल हमने दी, सद्दाम की दी, सीसी ने भी ऐसे किया इजिप्ट में। मुर्सी की हुकूमत डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, लेकिन इसने अपनी मिलिट्री पावर के जरिए उसको टॉपल किया। तो ये रियलिज्म के ऑफशूट्स नजर आते हैं। द फिगर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू रियलिस्ट थॉट इंक्लूड 16th century Italian philosopher Niccolo Machiavelli and 17th century English philosopher Thomas Hobbes. So realism deserves careful examination because its worldview continues to guide much understanding of international politics. और आजकल के दौर में हम इसको वैल्यू भी देते हैं कि बैनुल-अक़वामी सियासत को अगर समझना हो तो इस थ्योरी से बड़ी गाइडेंस मिलती है। कैसे मिलती है? Realists depict world politics as a ceaseless repetitive struggle for power where the strong dominate the weak. हम देख रहे हैं कि इंसानी तारीख सारी देख लो कि ताकतवर कमजोर पर गालिब होता नजर आया मुख्तलिफ अंदाज में। दूसरा पॉइंट, रियलिज्म क्लेम दैट प्रूडेंट पॉलिटिकल लीडर्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग आर्मीज एंड opportunistically align with others to deter potential enemies. और एक रियलिज्म में हम ये भी देखते हैं कि जो लीडर्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाते हैं, फिर ये वो दूसरे मुल्कों को साथ भी मिलाकर उसके बाद अपने पोटेंशियल एनिमीज पर अटैक कर देते हैं। ये जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, हिटलर ने इटली को साथ मिलाया, मुसोलिनी को, वो भी डिक्टेटर था, तो इन दोनों ने मिलाकर तो आपने देखा बहुत बड़ी ताकत बन गए, और इन्होंने 2 माह के अंदर सारा ऑलमोस्ट यूके को छोड़कर सारे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। तो लीडर शुड नेवर एंट्रस्ट द टास्क ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन
to international security organizations or international law and should resist efforts to regulate international behavior through global governance. ये जो रियलिस्ट होते हैं ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है कि ये किसी को इंटरफियर नहीं करने देते, ये कहते हैं अपनी ताकत के बलबूते पर फैल जाते हैं। लिहाजा ये जो ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको रोल देने के हक में नहीं है। लेकिन जब ये बन जाते हैं खुद, तो फिर ये वो इदारे भी अपने मातहत कर लेते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और ये WTO, अब इनको वेस्ट गवर्न कर रहा है तो ये वेस्ट के इदारे हैं, तो उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी सॉवरेनिटी को ये इंटरफियर करते हैं। तो रियलिज्म्स मैसेज कैन बी समराइज्ड बाय द फॉलोइंग assumptions and related propositions. World Politics by Shannon, Lindsay, Blanton, and Charles William. People are by nature selfish and are driven to compete with others for domination and self-advantage. अब ये रेपिटेशन है, थ्योरी हमने पेश कर दी मॉर्गेंथियो की, अब जी और लोगों ने भी जो रोल अदा किया और यही बातें की। द फोकस ऑन gain and greed is one reason while morality cannot be expected to play a role in relations among states or people. इन्होंने भी यही बात की, ये मैकियावेली ने भी की कि अखलाकियात का कोई उसका वहां ताल्लुक नहीं है। फिर मैकियावेली कैप्चर द रियलिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर इन हिज वर्क द प्रिंस, यहाँ हमने किताब का जिक्र किया, arguing that people in general are ungrateful, fickle, and deceitful, eager to avoid dangers and avoid for gain while you are useful to them, they are all with you. देखें, कहता है इंसानी फितरत क्या है, अगर आपसे किसी को फायदा है तो लोग आपके करीब आएंगे, वो उस वक्त करीब आएंगे जब आपसे कोई गरज होगी, ये मैकियावेली कहता है। Offering you their blood, their property and their sons as long as the danger is remote, but when it approaches they turn on you. यानी इंसान इतना सेल्फिश है कि वो उतनी देरी आपसे दूर है, या आपसे कोई गरज है, या ये है कि उसमें इतनी ताकत नहीं है, वरना जो ही वो ताकत पकड़ लेगा वो आपको खा जाएगा। Hence the primary obligation of every state should be to acquire power in order to promote the national interest. तो लिहाजा सबक ये दो देता है, और भी सबक देते हैं रियलिज्म में कि अगर आपने बचना है तो इतने ताकतवर हो जाए कि आपको आसानी से निगल ना सके। तो पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, both to take from others and to prevent the inevitable effort by others to steal. So might makes right, and a state's philosophical or ethical preferences are neither good nor bad. What matters is whether they serve its national interest. वो कहते हैं कि आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी इस एंगल से परखी जाएगी वो सही है या गलत है अगर उससे आपकी सेल्फ इंटरेस्ट वॉच हो रही हो, लुक आफ्टर हो रही हो। अगर नहीं हो रही तो वो किसी काम की आपकी पॉलिसी नहीं है, खा अखलाकियात के मुकाम पर कहीं भी उसका यानी कितना भी ऊंचा स्टेज। एज Thucydides put it, the standard of justice depends on the equality of power to compel. The strong do what they have to power to do and the weak accept what they have to accept. कहता है दुनिया में एक ही कानून चल रहा है, ताकतवर वो करता है जो ताकत कर सकती है और कमजोर उतना बर्दाश्त कर लेता है जितना कमजोरी बर्दाश्त करने पर मजबूर करती है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर, इन द वर्ड्स ऑफ थॉमस हॉब्स, अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो दुनिया में एक जंग जारी है, हर शख्स किसी ना किसी जंग में है, और किसके साथ जंग में है? ताकतवर कमजोर पर गासिब होने के लिए जंग में शामिल है। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेडिकेटिंग द इंस्टिंक्ट फॉर पावर इज होपलेस, यूटोपियन एस्पायरेशन। तो अगर कोई कहता है कि इंसान की इस ख्वाहिश को खत्म कर दिया जाएगा अखलाकियात के दरसों से, तबलीगों से, वो कहता है ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। In the pursuit of power, states must acquire sufficient military capability to deter attacks by potential enemies and to exercise influence over others. Hence, states prepare for war to keep peace. तो लिहाजा दुनिया में अगर अमन कायम करना है तो कहता है ताकत इकट्ठी करो। अब इसकी मैं पूछूं अगर आपसे प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो ये है एटॉमिक वेपन। जब एटॉमिक वेपन एक के पास था, अमेरिका के पास, तो 1945 में हिरोशिमा पर ड्रॉप हो गया।
लेकिन जब एटॉमिक पावर्स और बन गई, रशिया के पास आ गया, चाइना के पास आ गया, यूके के पास आ गया, फ्रांस के पास आ गया, पाकिस्तान इंडिया के पास आ गया, आप देखें थर्ड वर्ल्ड खत्म हो गई। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है ये एज ए डेटरेंस इस्तेमाल हो गया, ये ग्लोबल पीस का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट प्राइमरीली एज ए मींस ऑफ एक्वायरिंग एक्सपेंडिंग स्टेट पावर एंड प्रेस्टीज। अब एक पॉइंट आता है, तो फिर क्या इकोनॉमी का कोई अमल दखल नहीं दुनिया में? हम कहते हैं नो, इकोनॉमी का अमल दखल है, इसलिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी तो आप वेपन बनाएंगे ना, और फौज बनाएंगे ना। इंटरनेशनल अनार्की एंड ए लैक ऑफ ट्रस्ट perpetuate the principle of self-help and can give rise to the security dilemma. As a state builds up its power to protect itself, others inevitably become threatened and are likely to respond in kind. An arms race is commonly seen as manifestation of the security dilemma. For even if a state is truly aiming only for defensive purposes, it is rational in a self-help system for opponents to assume the worst and keep peace in an arms buildup. तो दुनिया में ये सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से आर्म्स बिल्डअप जारी रहता है।